ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 100 से ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया हुआ है। और सही में मैं कहूँ तो हमारे सामने आज हरियाणा के मिल्खा सिंह ही हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, हमारे दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचने का मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ये जो थकावट है वो दूर हो जाती है। भविष्य उन्हीं का होता है जो सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। अनुशासन के बिना हम एक अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है उनका समाज के अंदर भी कोई स्थान नहीं होता। जैसे ही हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, व्यवसाय में आते हैं, पारिवारिक जीवन में आते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, तो बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। उन सभी संस्थाओं का हम धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें सम्मानित किया। 2050 तक आते आते ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। आजकल मानसिक और शारीरिक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आप एल मुझे मार जैसा काम हो रहा है। राजस्थान के अंदर गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है और पानी की वहाँ पर किल्लत होती है। और साथ में एक स्कूल था, एक जो सैनिक, जो फौजी भाई या सैनिक है, वो पानी का घड़ा ऐसे लेकर आ रहा था अपने लिए, लेकिन जैसे स्कूल था उन्होंने वहाँ राष्ट्रगान की आवाज़ सुनी, वो एकदम सावधान खड़ा हो गया, वो पानी का घड़ा भी उसका नीचे गिरकर टूट गया। एक छोटे से परिवेश, एक छोटे से गांव से निकलकर मुकेश जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, जब मन में जज्बा और हौसला होता है तो कोई भी मंजिल पाना आसान हो जाता है। जीवन में 2 काम आप याद रखिए, युवाओं के लिए स्पेशली, नशा नहीं करना है और दूसरा किसी स्पोर्ट्स को अपनाना है। दोस्तों, आपका स्वागत है बियॉन्ड बाउंड्रीज के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, आपका होस्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं सीमाओं के पार की। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके दृष्टिकोण को बड़ा करने की, आपके पर्सपेक्टिव को बहुत आगे ले जाने की। तो दोस्तों, हम हर बार एक नए गेस्ट को लेके आते हैं अपने इस एपिसोड में, और आज हमारे साथ हैं एक एथलीट, एक टीचर, मुकेश धानिया जी। आप सब ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। हम इन्हें हरियाणा का फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह कह सकते हैं। दोस्तों, उसेन बोल्ट का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने सन 2009 के अंदर एक विश्व के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 9.58 सेकंड के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर दौड़ में, यानी स्प्रिंट के अंदर, बहुत शानदार तरीके से। तो आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो एथलेटिक के क्षेत्र में अपना एक जाना पहचाना नाम रखते हैं। इनको नेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, और खाली एथलीट्स में ही नहीं, शिक्षा के अंदर भी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से जिस स्कूल में ये रहते हैं उस स्कूल की कायाकल्प कर देते हैं। स्वागत करिए मेरे साथ मुकेश धानिया जी का। मुकेश जी, आपका स्वागत है बियॉन्ड बाउंड्रीज के आज के एपिसोड में। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब नमस्कार आपको, और जो बियॉन्ड बाउंड्रीज ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, अपनी जो उपलब्धि हैं अपने बारे में बताने के, इसके लिए तहे दिल से आपका डॉक्टर साहब धन्यवाद। स्वागत है आपका मुकेश जी। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन करें अपने शिक्षा के जरिए, अपनी इस स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए। मुकेश जी, सबसे पहले तो हम दोनों ही आज मुकेश हैं, तो एक अलग सा संयोग है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुकेश से बात कर रहा है। तो मुकेश जी, कड़ी मेहनत और अनुशासन किसी भी सफलता की कुंजी होते हैं। अगर ये दोनों किसी व्यक्ति के पास है, उसे ऊंचाई को छूने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर हमें वही चीज़ दिखाई देती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ शिक्षा के अंदर और स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर, आपका कैसे रुझान बना, कौन सी वो प्रेरक शक्तियाँ थी जिन्होंने आपका रुझान इस तरफ लाया? डॉक्टर साहब, मैं छोटे से ग्रामीण परिवेश से, आंचल से संबंध रखता हूँ। छोटा सा गांव मेरा हसनपुर गांव है सर। तो बचपन में ही मुझे खेलने का शौक था। बचपन में जैसे जो परंपरागत गेम होते हैं, खेल होते हैं जी, उन शुरू में वो खेले, लेकिन ऐसे प्रेरणा मिली जैसे हम जो हमारे एथलीट रहे हैं, जो हमारे अदर खेलों के खिलाड़ी रहे हैं, उनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं। और उनको जब देखा, उनके जोश को देखा, तो ऐसे ही मन में ये प्रेरणा आई कि मैं भी इन जैसा बनूं। और मैंने बचपन से ही
ये धारण कर लिया कि मैंने भी बड़ा होकर ऐसे इनकी तरह अपना नाम कमाना है। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो एकेडमिक स्तर पर मैंने 3 मास्टर डिग्री कर रखी हैं, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और प्रोफेशनल डिग्री की बात करें तो डॉक्टर साहब मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड प्रभाकर की डिग्री मैंने प्राप्त कर रखी है। और उनके उसी से मैंने अपने शिक्षा के सफ़र को शुरू किया जी। और 11 अक्टूबर 2000 को मेरी एज ए प्राथमिक शिक्षक के तौर पर मेरी सरकारी सेवा में नियुक्ति हुई और मैंने अपना सरकारी सेवा का सफ़र स्टोंडी राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्टोंडी से शुरुआत की और तब से लेकर आज तक ये सफ़र ऐसे चल रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटे से परिवेश, एक छोटे से गांव से निकलकर मुकेश जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, जब मन में जज्बा और हौसला होता है तो कोई भी मंजिल पाना आसान हो जाता है। मुकेश जी, जीवन के अंदर संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप दो जिम्मेदारियां इकट्ठी निभाते हैं, एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो इनके अंदर संतुलन कैसे आप साध पाते हैं? इन दोनों को कामों को इकट्ठा करते हुए कैसे आप बैलेंस बना पाते हैं, वो बताइए। वो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, संतुलन साधते हुए आप इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुँच पाते हैं? अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है आदमी की, सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, फिर अपने व्यवसाय के साथ या अपने शिक्षण के प्रोफेशन के साथ कैसे न्याय कर पाते हैं और कैसे स्पोर्ट्स, एक अच्छा इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन में नाम बनाए, कैसे आप ये कर पाते हैं, वो बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की संतुलन की जी, क्योंकि यदि जीवन के अंदर हम बैलेंस बनाते हैं तो उसमें मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी हम आसान बना लेते हैं जी। जैसा कि मेरा प्रोफेशन एक टीचिंग का है, शिक्षक का है, तो उसमें मुझे समय मिल जाता है। सुबह 6 घंटे का स्कूल होता है, सुबह 8 से 2:30 बजे तक का, लेकिन शाम को या सुबह मैं एक समय सारणी या टाइम टेबल अपना बना रखा है। उसमें जब भी मुझे समय मिलता है भी खेल के मैदान में जाना, खेल अपनी अभ्यास करना, नियमित अभ्यास करना, तो कभी मैं मॉर्निंग में चला जाता हूँ 5 बजे उठकर, कभी शाम को, यानी कि मैं प्रतिदिन 2 घंटे वहाँ देता हूँ। और जो स्कूल का काम है मेरा जी, उसमें भी पूरा ऊर्जा की तरह बच्चों को खूब पढ़ाते हैं ताकि वही बच्चे आगे जाकर एक देश का भविष्य है और देश को एक अच्छा विकास के लिए अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मुकेश जी 52 साल के हैं। अभी एपिसोड से पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो 52 साल की उम्र के अंदर इतनी एनर्जी उनके अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जीवन का एक ध्येय बना रखा है। आज भी वो 2 घंटे खेलते हैं, 2 घंटे अपने आप को देते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि वो बढ़िया से संतुलन सा सके अपने शिक्षण के काम में, अपने एथलीट वाले पार्ट पे कैसे वो इतना कुछ कर सकते हैं, उनके मुख से हमने जाना। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवन के अंदर यदि करने की कुछ तमन्ना है तो समय कभी चुनौती नहीं है, व्यवस्था सिर्फ हमें प्रबंधन की करनी है। जो लोग समय का प्रबंधन कर पाते हैं वही दुनिया में बड़े बड़े काम कर पाते हैं। मुकेश जी, आपकी खेल के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? कौन कौन से मेडल आपने जीते हैं? ये पूरा विस्तार से हमें बताइए, क्योंकि एक छोटे से हसनपुर के गांव से निकलकर और आपने राष्ट्रीय स्तर का सफ़र जो तय किया है ना, जो आपने हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर रोशन किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि वो सफ़र क्या रहा और उसमें क्या क्या उपलब्धि आपकी विशेष तौर पर रही है। ठीक डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं जैसे बचपन से ही खेलता था जी, तो पहले ग्रामीण खेल होते थे, उनमें मैंने ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भाग लिया। उनमें मुझे मतलब जब मैंने पहली रेस थी, मेरी पहली दौड़ थी जी, बस्ताड़ा जो ग्राउंड है यहाँ पर हुई, मैं उसमें फर्स्ट आया ग्रामीण क्षेत्र में। फिर मैं जिला स्तर पर गया, फिर वहाँ पर सेकंड आया मैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य में गेम हुई राज्य स्तरीय, वहाँ पर मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, मैं सबसे पीछे था। लेकिन मैंने वहाँ से एक प्रेरणा ली भी कठोर मेहनत करूँगा और पहला स्थान मुकाम करूँगा। तो वो प्रेरणा लेकर मैंने प्रयास, जो मेहनत है, कड़ी मेहनत की। और उसके बाद मैंने सबसे बड़ा गर्व का पल है कि गोवा के अंदर 2023-24 के अंदर जी मास्टर पैसिफिक इंटरनेशनल गेम हुई थी, मैंने भी उसमें भाग लिया। और उस टूर्नामेंट में मेरे 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 200 मीटर और 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया। और मेरे लिए खुशी का पल था। भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने एक छोटे से गांव का, छोटे कस्बे घरौंडा का, अपने करनाल का, प्रदेश का, भारत का नाम रोशन किया जी। और जैसे मैं जो
एज है जस्ट नंबर होता है। यदि हम गेम से जुड़े हैं तो उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, उसमें हमारी एज कोई मायने नहीं रखती। मैं मतलब जो हमारी मास्टर गेम होती हैं ये 30 वर्ष से लेकर और 100 तक इस समय मतलब इवेंट होते हैं, उसमें एज ग्रुप होता है जी। मैंने विदिशा के अंदर, मैसूर के अंदर, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर, जयपुर के अंदर अनेक राष्ट्रीय प्रतिभागों में भाग लिया और मेरा हर प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल आया, स्वर्ण पदक भी आया, रजत पदक भी आया और बड़ी खुशी होती थी। और अंडर 40+ एज में जी मैंने स्टेट का मास्टर का जो रिकॉर्ड है वो मैंने ब्रेक किया था, 98 में बनाया हुआ था और मैंने उसको 2016 के अंदर ब्रेक किया। वो श्री ओम प्रकाश जी थे रोहतक से, उनका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया और इस ग्रुप में मेरा स्टेट रिकॉर्ड है। और बात उपलब्धि करें सर, गोवा के अंदर भी मैंने दौड़ भागी और मैसूर के अंदर ही भागी। मैं जब मेरी युवा था 92 के अंदर जिला स्तर पर मैंने जब 400 मीटर की दौड़ भागी, उस समय मेरा समय था 52 सेकंड का, बड़ी खुशी हुई थी जी। और फिर मैंने 2016 के अंदर जी कर्नाटका के अंदर मैसूर है, वहाँ पर मास्टर मीट में भाग लिया, मास्टर जो फेडरेशन माफी की है जी। और 40+ में मैंने वहाँ 400 मीटर रेस 54 सेकंड में भागी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक सर। और मेरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 100 मेडल हैं सर, 100 मेडल हैं। और इस उपलब्धि को देखते हुए जो ग्राम पंचायत हसनपुर है उसने मेरा नाम जो है, जो गांव का गौरव पट होता है, वहाँ पर भी दर्ज कर रखा है। ये बड़ी खुशी का पल है मेरे लिए कि इतनी बड़ी सम्मान आप लोग घरोंडावासी गांव वाले देते हैं, बड़ा मतलब गर्व फक्र महसूस होता है। दोस्तों ये तो हमारे लिए भी बड़ा सम्मान का विषय है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 100 से ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया हुआ है। और सही में मैं कहूँ तो हमारे सामने आज हरियाणा के मिल्खा सिंह ही हैं और सही में हरियाणा के उसेन बोल्ट भी इनको कहा जा सकता है, जिन्होंने 2008 ओलंपिक के अंदर हारते हुए भी 2012 में ओलंपिक पदक, स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2009 में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे ही हमारे मुकेश धानिया जी भी हैं, इनकी उपलब्धि हमने सुनी और दिल वाकई गदगद हो गया। जैसे मेरा हुआ है दोस्तों, ऐसे ही आपका भी हुआ होगा। मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे इस पूरे सफ़र में, एथलेटिक जो आपका सफ़र रहा है, लगभग 30-35 साल का जो सफ़र रहा है, उसके अंदर कोई किसी चुनौती का आपको सामना करना पड़ा हो और आपको वो याद रहती हो, भाई हाँ एक समय ऐसा था, और जिसने आपको बहुत प्रेरणा भी दी हो और जिसने आपको बहुत कष्ट भी दिया हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ कभी हुई हो? डॉक्टर साहब, जैसे हम गेम करते हैं, खेल करते हैं जी, इसमें इंजरी होना स्वाभाविक होता है जी। जब हम बॉडी को मेहनत करते हैं खूब जी, तो इंजरी होना स्वाभाविक है। तो ये मुझे जो एक पल ताउम्र याद रहेगा, 2017 की बात है डॉक्टर साहब। मैं पंचकुला मास्टर कंपटीशन में भाग लेने के लिए गया हुआ था। तो जब मैं वहाँ 400 मीटर दौड़ने के लिए तैयार हुआ जी, तो मेरी जस्ट टंडन मसल ब्रेक हो गई। तो ये मेरे लिए दुखदाई पल था और मैंने उस पर इतना दुख हुआ कि रेस मेरी जो दौड़ छूट गई, क्या मैं दोबारा दौड़ पाऊंगा? तो उसमें काफ़ी मैंने संघर्ष किया। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई टंडन की 2018 के अंदर। डॉक्टर साहब सर्जरी कराई तो मैं 6 महीने बेड पर रहा। जो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन धानिया और जो मेरा पुत्र दीपेश धानिया, उन्होंने पूरी सेवा की। फिर मैंने धीरे धीरे मन के अंदर एक जज्बा था भी दोबारा फिर मैंने खेल के मैदान में जाना है जी। तो जैसे मैं उसके बाद बस्ताड़ा ग्राउंड में गया, हसनपुर ग्राउंड में गया, तो वहाँ पर एक डीएसपी सोनू नरवाल आया करते थे, वो भी कबड्डी, प्रो कबड्डी के अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी। तो उन्होंने कहा, मास्टर जी आपकी हिम्मत है भाई, इतना ऑपरेशन होने के बाद भी आप दोबारा ग्राउंड में आ गए। तो ये सारा जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा पुत्र और मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनकी बदौलत मैं दोबारा खेल के मैदान में आया। और फिर 2022-23 के अंदर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम में हुई। तो उस प्रतियोगिता में मैंने 50+ आयु वर्ग में फिर रिकॉर्ड ब्रेक किया 400 मीटर का। मैंने वो रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। और उस प्रतियोगिता में मेरे 5 मेडल आए डॉक्टर साहब। 100 मीटर में फर्स्ट आया मैं, 200 मीटर में मेरा सिल्वर मेडल रहा, 400 मीटर में मेरा
गोल्ड मेडल रहा, 4 गुना 400 मीटर में गोल्ड मेडल रहा, 4 गुना 100 मीटर में गोल्ड मेडल रहा। तो ये इस चुनौती को सारी उम्र मैं याद रखूंगा और मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस संकट की घड़ी में मेरा मतलब सेवा की, आपका सहयोग और सेवा की। हाँ जी। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और जब हम चलते हैं तो ब्रेकर भी आते हैं, टायर भी पंचर होते हैं, समस्याएं भी सामने आती हैं। तो मुकेश जी के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई, इनके टेंडन में इंजरी हो गई, उससे ये बाहर आए। इनके परिवार ने, इनकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने और बच्चे ने इनका बहुत सहयोग करा, बाकी लोगों ने भी सहयोग किया। दोस्तों, जब हम चलते हैं तो हमें सहयोग अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमें एक बड़ा मैसेज ये मिलता है कि चुनौतियों से हमें कभी घबराना नहीं है। यदि हम गिर जाएं तो दोबारा खड़े हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से ना रोकेगी। दोस्तों, कहा भी है कि गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो काफिर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुकेश जी, 90% शिक्षक ये मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सफलता और खुशी तब होती है जब उनके बच्चे जीवन की दौड़ में आगे निकलते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके पेरेंट्स का और शिक्षक का तन मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। तो आप अपने शिक्षा के करियर को कैसे देखते हैं और आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसी यादें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे स्कूल में रहते हुए बच्चों के साथ और उस परिवेश में काम करते हुए? कैसी कौन कौन सी ऐसी यादें हैं जो हमसे आप बांटना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मुझे शिक्षक का पेशा मिला। जो शिक्षक का पेशा है, ये समाज की एक सेवा का मौका मिलता है शिक्षक को, और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। यदि हम जैसे हम खेत के अंदर पौध तैयार करते हैं और यदि उत्तम किस्म की पौध होगी तो उससे फसल भी लहराती होगी, अच्छी होगी। तो जो शिक्षक है, मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि मैंने अपने 24 साल की सेवा के अंदर हमेशा बच्चों का हर समय साथ दिया। अनुशासन की बात करें, समय की पाबंदता की बात करें, आत्मसम्मान की बात करें और लीडरशिप की बात करें, तो ये बच्चे स्कूल से सीखते हैं और वही बच्चे आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS उसी फील्ड में जाते हैं। और जब मैंने अपनी 2000 के अंदर स्टोंडी से शुरुआत की, उसके बाद फिर मैं उपली आया। उपली के अंदर उपली गांव के जो पंचायत है, क्योंकि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुव शिक्षा है जी, समुदाय, बच्चा और शिक्षक। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों जब मिल जाते हैं तो तभी स्कूल का विकास होता है। तो उस गांव के अंदर लगभग 1 एकड़ जो भूमि है उस पर कब्जा कर रखा था। तो मैंने हाँ जी, तो मैंने पंचायत से बात की, फिर अपने अधिकारियों से बात की, उसको लेटर लिखा और वहाँ से वो कब्जा हटवा कर वहाँ पर एक सुंदर सा खेल का मैदान बच्चों के लिए बनवाया। और दूसरी बात करें सर, मलपुर गाद्यान की बात करें जी, वहाँ पर मैं 2012 के अंदर अपना ट्रांसफ़र होकर गया। तो वो विद्यालय गढ़ी खजूर के जो पड़ोस का विद्यालय था वहाँ पर लगता था, उसको 3 कमरे दे रखे थे। फिर मैंने देखा भी ये यहाँ है, फिर गांव के अंदर गया, गांव के जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, उनसे मिला, उनसे बातचीत की। फिर यहाँ पर BDO ऑफिस तहसील में आए, वहाँ की निशानदेही ली और उसको फिर धीरे धीरे पटड़ी पर आना शुरू हो गया स्कूल। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। और वहाँ पर डॉक्टर साहब एक इमारत थी, उसके अंदर 6 कमरे थे लगभग, अच्छा लेंटर था, लेकिन वो जर्जर अवस्था में थी। तो फिर मैंने उससे सरपंच से बातचीत करके उसके बारे में जाना। तो वो संस्था आदर्श ग्राम उद्योग समिति की संस्था थी, उसका जो केयर टेकर करनाल रहता था जी, तो उसके मैं मिला, सरपंच को ले गया। तो उससे फिर वो लेटर हेड पर मैंने पंचायत को हैंडी ओवर करवाया। फिर पंचायत के बाद हैंडी ओवर करवाने के बाद फिर मैं BDO ऑफिस गया सर, पंचायत को लेकर। BDO के मैंने उससे रिक्वेस्ट की जी सर इसको स्कूल को दे दीजिए ताकि बच्चों को भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर उसने हरियाणा शिक्षा विभाग को हैंडी ओवर कर दी और वो करने के बाद फिर मैंने उसको सोचा भी हैंडी ओवर तो हो गई, इसका कायाकल्प कैसे की जाए, इसका सुधार कैसे किया जाए। फिर D प्लान के तहत ग्रांट देती है सरकार सर। फिर मैं एक अपने बहुत ही सज्जन AG गोयल साहब यहाँ पर हाँ जी SDO रहे हैं पंचायती राज, हाँ उनसे पंचायती राज में उनसे मैं मिला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, SDO साहब स्कूल की तरफ थोड़ा देखिए। फिर वो उन्होंने स्कूल की विजिट की डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर वो D प्लान के तहत उस बिल्डिंग को ऐसी बना दिया कि उसमें टाइलें लगा दी, सारा मतलब इतना सुंदर बना दिया विद्यालय। आज वो विद्यालय 4 चांद लग रहे हैं सर। और इसी दौरान सर
2014 के अंदर स्कूलों के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा CRP कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं। कभी खेत में ले गए, फसलों के बारे में बताया, कभी बैंक में ले गए कि बैंक में कार्य कैसे होता है, कभी पोस्ट ऑफिस में ले गए, कभी हॉस्पिटल में ले गए, भी हॉस्पिटल में क्या मतलब सेटअप है, कैसे डॉक्टर्स काम करते हैं, कैसे ऐसे होता है। CRP लोग साहब। तो बढ़िया। फिर उसकी रोहतक बुलाया गया, उसकी एक CD बनाई गई थी प्रस्तुति करने के लिए। तो फिर मैं वहाँ गया डॉक्टर साहब, और वहाँ जाकर जब रिजल्ट आया तो मलिकपुर गार्डियन स्कूल है 2014 के अंदर, उसको CRP के अंदर एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। ये खुशी का फल था डॉक्टर साहब मेरे लिए। दोस्तों, आपने देखा कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। एक शिक्षक बच्चों को तो पढ़ाता ही है, लेकिन अगर वो चाहे बड़े लेवल का सुधार करना, बड़े स्तर का सुधार करना, तो समुदाय को अपने साथ जोड़ के, समाज को अपने साथ जोड़ के, लोगों को अपने साथ जोड़ के वो बहुत बड़ा फर्क भी पैदा कर सकता है। सैल्यूट है ऐसे शिक्षक को, सैल्यूट है मुकेश धानिया जी को, जिन्होंने अपने पेशे के साथ साथ स्कूल की व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया, उसकी परिस्थितियों को भी ठीक करने का काम किया, और एक ऐसा जज्बा उन्होंने दिखाया जिससे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और जो लोग भी एपिसोड देख रहे हैं, ये बियॉन्ड बाउंड्रीज देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रेरणा का विषय हो सकता है, जो और टीचर्स भी देख रहे हैं। और एक बात मुझे और जानने को मिली कि जो CRP प्रोग्राम चलाया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, इस तरह का प्रोग्राम प्राइवेट स्कूलों में भी चलाया जाना चाहिए, कि बच्चों को अलग अलग जगहों पर ले जाके सिखाया जाए कि वास्तव में प्रैक्टिकली किस तरह से काम होता है। बैंक में जाएं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को व्यवहारिक चीज़ों का पता ही नहीं होता कि किस तरह से काम होते हैं। एक बच्चे को अगर बैंक भेज दिया जाए पैसे जमा कराने के लिए या निकलवाने के लिए, वो फॉर्म नहीं भर सकता। इवन ग्रेजुएट होने के बाद भी वो अगर वो कभी बैंक नहीं गया है तो इस करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो अगर स्कूल हरियाणा सरकार की तर्ज पे प्राइवेट स्कूल भी ये काम करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा एक फ़ायदा उन युवाओं को भी होगा, जो अपने शिक्षा से निकलते ही वो सारे काम अपने स्वावलंबी बनेंगे और ये काम सारे खुद कर पाएंगे। मुकेश जी, एक अनुसंधान से ये पता लगा है कि 60% वो लोग, पेशेवर लोग या शिक्षक लोग ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर पाते हैं जो अनुशासित होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र हम कह सकते हैं, है ना। डिसिप्लिन हमने देखा है अपनी सेना के अंदर, अपने जवानों के अंदर। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में या आपने जो अपने अनुभव में जो देखा है, डिसिप्लिन का रोल आप कितना बड़ा देखते हैं, अनुशासन का रोल कितना बड़ा देखते हैं? तो मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे विशेष तौर पे युवा और बच्चे समझें इस बात को कि जीवन के अंदर अनुशासन का एक शिक्षक की और एक एथलीट की दृष्टि से कितना बड़ा महत्व हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अनुशासन के बारे में। देखो, खेल जो है, खेल में अनुशासन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। खेल से यदि खिलाड़ी अनुशासन में रहकर अपनी जो खेल की भावना के साथ, अपना मेहनत के साथ अपना खेल खेलते हैं तो वाकई में वो आगे जाता है। और जो अनुशासन है ये जीवन के अंदर भी होना चाहिए। यदि हम कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो वहाँ पर अनुशासन का बहुत ही क्या है, महत्व है। और बात करें विद्यालय की, विद्यालय क्या है, हमारी धरोहर है। विद्यालय के अंदर बच्चों को मोरल एजुकेशन, अनुशासन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और जो अनुशासन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बच्चा है, यदि जैसे किसी भवन की नींव मजबूत होती है, उस पर हम कई मंजिलें इमारत खड़ी कर सकते हैं। यदि जीवन के अंदर अनुशासन है तो व्यक्ति, वो बच्चा, वो जन जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, वो हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। और जो अनुशासन में रहकर बच्चे या व्यक्ति या कोई भी जो पेशेवर व्यक्ति हैं, अनुशासन में रहकर अपनी कार्य क्षेत्र को वहाँ काम करेंगे तो वो कार्य क्षेत्र हमेशा उन्नति की ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। और जो अनुशासन है स्कूल के अंदर, इसका बहुत ही महत्व है। यदि बच्चे को अंदर अनुशासित रहकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो बच्चे आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बनते हैं। अनुशासन का हम बात करें, यदि गृहिणी है, गृहिणी जब उसका रसोई होता है, रसोई के अंदर उसको अनुशासित ढंग से अपने जो मसाले वगैरह हैं वो सजाए होते हैं, उसको यदि पहले तुरंत मिल जाते हैं, तो अनुशासन का हमारे जीवन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर के अंदर जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है। और इसके अनुशासन के बिना हम एक अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है उनका समाज के अंदर भी कोई स्थान नहीं होता, उनको एक अनसोशल एलिमेंट की संज्ञा दी
दी जाती है जी। यदि अनुशासन सीखना है, जैसे अभी आपने कहा हमारे जो आर्मी है, सैनिक है, उनका जीवन इतना अनुशासन है। मैं एक बार, मेरा दोस्त इसमें आर्मी के अंदर सेवा दे रहा है, मुझे एक बार मिलने का मौका मिला। वो रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, एकदम विसल आई तो अचानक एकदम वो खड़े हो गए, बिल्कुल सावधान खड़े हो गए और तुरंत चले गए। तो अनुशासन हमें उनसे सीखना चाहिए। और एक कहानी मैंने पढ़ी है जी, राजस्थान के अंदर गर्मी के अंदर गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है और पानी की वहाँ पर किल्लत होती है। और साथ में एक स्कूल था, एक जो सैनिक, जो फौजी भाई या सैनिक है, वो पानी का घड़ा ऐसे लेकर आ रहा था अपने लिए, लेकिन जैसे स्कूल था उन्होंने वहाँ राष्ट्रगान की आवाज़ सुनी, वो एकदम सावधान खड़ा हो गया, वो पानी का घड़ा भी उसका नीचे गिरकर टूट गया। तो कहने का इसका भाव है कि उनके अंदर अनुशासन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, तभी देश आज बुलंदियों पर जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिना अनुशासन के हम जीवन में कोई भी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते। अब जितने भी लोग महान हुए हैं, जितने भी लोग बड़े हुए हैं, उनकी जीवनियों को अगर पढ़ें तो सबसे बड़ा जो उनके अंदर गुण मिलता है वो अनुशासन का मिलता है। अनुशासन के बिना कभी भी जीवन के बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते। मुकेश जी, भविष्य उन्हीं का होता है जो सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। आपने भी अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य तैयार किए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी और अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के क्षेत्र में भी, एज ए धावक भी। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी आगे आने वाली ऐसी सोच है कि क्या मैंने करना है जीवन के अंदर, भविष्य के लिए क्या योजनाएं आपने अपने इन दोनों क्षेत्र के लिए बना रखी है? ठीक डॉक्टर साहब, बात करें भविष्य की योजना की, खेल के क्षेत्र की बात करें तो जैसे मेरा गाँव है जी, छोटा सा गाँव है, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जहाँ पर मैं डेली प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं। तो भविष्य की योजना यही है कि जो बच्चे हैं उनको एकत्रित करके उनको एक खेल के मतलब उनका इच्छा, दृढ़ इच्छा पैदा की जाए कि जो खेल है, खेल के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखेंगे, हमारी जो शरीर है का निरोगी रहेगी। इसके साथ साथ जो खेल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच है कि इससे हम आने अपने फ्यूचर को भी संवार सकते हैं। यदि कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी जी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है तो उसको प्रसिद्धि के साथ साथ उसको एक रोजगार भी उपलब्ध होता है, जो भविष्य के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये है कंट्रीब्यूशन। हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, व्यवसाय में आते हैं, पारिवारिक जीवन में आते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, तो बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में तो इन ऋणों को अलग अलग नाम से, देव ऋण, पितृ ऋण के नाम से जाना जाता है। तो उनको वापस देना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मुकेश जी की भाव कितने अच्छे हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो एज ए कोच जो उन्होंने अपने अनुभव से, अपने जीवन से सीखा है, वो उन बच्चों को देना चाहते हैं। मुकेश जी, व्यक्ति बहुत सारी जिम्मेदारियों को अंजाम देता है अपने जीवन के अंदर। अपने व्यवसाय के अतिरिक्त भी बहुत सारी उसकी रुचियाँ होती हैं, बहुत सारे शौक़ होते हैं, क्योंकि हमारी रुचियाँ और हमारे शौक़ ही हमें जीवन की रंगीनियाँ प्रदान करते हैं। जीवन के अंदर, जीवन हमारा कलरफुल तभी होता है, रेनबो तभी होता है, इंद्रधनुषीय जीवन तभी होता है जब इन सब चीज़ों को, सब आयामों को हम मिला के संतुलित तरीके से जी पाते हैं और अपने जीवन में इन सब चीज़ों के रंग भर पाते हैं, उनकी कुचियों से अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं। तो शिक्षण के अलावा और आपके धावक जो आपका जो गतिविधियाँ रहती हैं एज ए एथलीट, उसके अलावा आपके जीवन में और क्या क्या शौक़ हैं? आप जब समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? डॉक्टर साहब, बात रुचियों की है तो मेरी जो रुझान है, जिस भी विद्यालय में रहा, मैंने वहाँ पर पेड़ पौधों का अवश्य बच्चों को वितरित किया और लगाया। मेरा रुझान, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ, क्योंकि जो नर्सरी होती है वहाँ से फ्री पौधे मिलते हैं और मैं उन पौधों को स्कूल में लगाते हैं, बच्चों को बांटते हैं और उनको कहते हैं इस आपने जब तक ये पौधा पेड़ ना बन जाए इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बिना पर्यावरण के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जो हम प्राणवायु लेते हैं ये पेड़ पौधों से मिलती है। तो मैं हर विद्यालय के अंदर पेड़ पौधों को मतलब पर्यावरण के प्रति रुचि है बच्चों को देता है, उस पर उनको इनका ध्यान भी रखना है, इनको पूरा अपने बड़ा पेड़ करना है। और बात शौक की है सर, मेरा जो है ना, मैं थोड़ा ना स्पोर्ट्स चैनल देखता हूँ सर, उसमें थोड़ा स्पोर्ट्स चैनल और ये जो म्यूजिक वगैरह सुन के अपना थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अपने शिक्षण कार्यों के अलावा भी एक शानदार शौक रखते हैं, वातावरण को शस्य श्यामला बनाने का, इस धरा को और सुंदर बनाने का। अपने आप में सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय। जो धरती, जो पृथ्वी, जो माँ हमें जीवन के सारे सुख अनुभव
कराती है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, वह संकट में है। और हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस माँ को बचाएं। एक स्टडी के अनुसार 2050 तक आते आते ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी, अभी भी नहीं रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत तेजी से अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, ओजोन लेयर फट रही है और पूरी धरती इनकी चपेट में आती जा रही है। तो दोस्तों, यदि हम मुकेश जी जैसे लोगों से जो अपने काम के साथ साथ अपनी धरा का भी ख्याल रखते हैं तो ये शिक्षा ले सकते हैं। आपकी मेहनत और आपके प्रयास आपकी पहचान बनाते हैं। जब आप मेहनत करके थक जाते हैं तो आप कैसे तनाव मुक्त होते हैं, कैसे जीवन को दोबारा, जैसे एक फ़ोन होता है वो थक जाता है, शाम को हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो आप वो दोबारा से चार्ज होने के लिए वो पूरी ऊर्जा फुर्ती आपको मिल जाए, उसके लिए आप क्या करना पसंद करते हैं? डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आराम भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, यदि हम आराम ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है मतलब दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं शाम को जब या सुबह हम व्यायाम करके आते हैं तो पौष्टिक भोजन करते हैं, हरी सब्जियां, फल, दूध ये करते हैं ताकि एनर्जी मिले रहे, और भरपूर नींद लेते हैं सर। बहुत बढ़िया। और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, हमारे दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचने का मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ही है जो थकावट है वो दूर हो जाती है सर। और कुछ समय के लिए मेडिटेशन भी कर लेते हैं, ध्यान के लिए। बहुत बढ़िया। देखो मुकेश जी ने कितनी अच्छी बात कही। दोस्तों, जीवन के अंदर फिजिकल आयाम के साथ साथ इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये हमें कैसे मिलेंगी? वो स्पोर्ट्समैन तो हैं ही हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी वहाँ से हो जाती है, लेकिन दिमाग को रेस्ट भी चाहिए, शरीर को रेस्ट भी चाहिए। उसके लिए 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए, और थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि उससे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव विचार आएंगे वो चले जाएंगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि खान पान का अच्छा ध्यान रखते हैं, खूब फल खाते हैं। तो दोस्तों, आहार, निद्रा ये आपकी अगर अच्छी है और थोड़ी सी आप कसरत व्यायाम कर लेते हैं तो आप भी जो जीवन के अंदर चुनौतियां आनी है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आने हैं, आजकल मानसिक और शारीरिक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, आप बैल मुझे मार जैसा काम हो रहा है। हम 90% बीमारियों को तो अपने आप बुलाते हैं कि आओ और मेरे शरीर में चिमट जाओ। अगर हम अपना खाना अच्छा रखें, नींद बढ़िया लें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिव रहें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, मुकेश जी को बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। तो वो संस्थाएं इतनी सारी हैं, तो उन्हीं के मुखारबिन से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है और किस तरह के सम्मान इनको मिले हैं। मुकेश जी, आपको बहुत सारी भारत की संस्थाओं ने सम्मानित किया है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने आपको सम्मानित किया है। ठीक डॉक्टर साहब, जैसे हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं जी, तो जो संस्थाएं होती है जब वो सम्मानित करती हैं, सम्मान देती हैं जी, तो बड़ा खुशी का पल होता है जी। तो जब मैं जयपुर के अंदर 2013 के अंदर मैं वहाँ 400 मीटर दौड़ जीत के आया, तो हमारे शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी ये सुषमा कुश सर, और इन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया, अध्यापक संघ 70 द्वारा दिया गया जी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी का पल था। और एंटी करप्शन फाउंडेशन संस्था है सर जी, ये अंतर्राष्ट्रीय सतह पर संस्थाएं हैं जी, जी। इसका जो नेशनल प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र अरोड़ा जी हैं जी, उन्होंने मेरी इस उपलब्धि को देखते हुए स्पोर्ट्स की और एजुकेशन की देखते हुए उन्होंने मुझे मतलब साइमन डायमंड अवार्ड, ब्रिलियंस अवार्ड, अनेक प्रकार के अवार्ड से मैं सम्मानित हो चुका हूँ उस संस्था को। और रक्षा सम्मान समिति के द्वारा मुझे हिंदुस्तान गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया। और टीचर डे पर भारत ये जो राष्ट्रीय टीचर का अवार्ड भी इस संस्था द्वारा मुझे प्राप्त हो गया है। और बात करें संस्थाओं की, जो संयुक्त कर्मचारी संघ है उस संस्था द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मैं इन संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी अम्बेडकर सभा है उसने मुझे सम्मान दिया, सागर संस्था है उन्होंने सम्मान दिया। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है जब कोई सम्मान करता है। उन सभी संस्थाओं का हम धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें सम्मानित किया। ये तो हमारी भी दोस्तों नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई व्यक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको आगे लाना, उसके काम को थपकी देना, उसको सम्मानित करना एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और हम किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हम खुद सम्मानित हो रहे होते हैं, खुद गौरवान्वित हो रहे होते हैं।
तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं मुकेश जी आपको कि आप और बड़े बड़े सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त करें और आपका ये कारवां ऐसे ही चलता रहे, जीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। अंत में चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में उत्कृष्ट बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखें और क्या करें? दर्शकों से डॉक्टर साहब मेरा ये संदेश है, सबसे पहले तो हमने नशे को त्यागना है, नशे को छोड़ना है, नशे से दूर रहना है। जितने भी यूथ हैं उन्होंने नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। यदि हम नशे से दूर जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा शरीर सुदृढ़ रहेगा। और संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में एक खेल अवश्य अपनाना चाहिए। एक खेल अवश्य अपनाओ। खेल से क्या है, हमारी जो है एज जस्ट नंबर रहती है और हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है। इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर प्रकार का विकास खेल से होता है। और खेल यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो खेल भावना ऐसी है कि हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाते हैं, नेतृत्व की भावना आ जाती है, लीडरशिप की भावना आ जाती है। तो हमें अपने जीवन में एक खेल अवश्य अपनाएं, उसको एक पैशन के तौर पर अपनाएं, ताकि उसको आगे जाकर उसको हम अपने एक आजीविका के रूप में भी उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मेरा यही संदेश है कि आपने नशे से दूर रहना है और जीवन में एक खेल को अपनाना है। और मैं जो बियॉन्ड बाउंड्रीज एपिसोड है इसमें डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का पुनः फिर धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरी जो उपलब्धियां हैं या मुझे मौका मिला अपने बारे में बताने का। धन्यवाद डॉक्टर साहब पुनः। बहुत बढ़िया मुकेश जी। दोस्तों, बहुत ही शानदार संदेश मुकेश जी के माध्यम से हमें मिले हैं। जीवन में 2 काम आप याद रखिए, युवाओं के लिए स्पेशली, नशा नहीं करना है और दूसरा किसी स्पोर्ट्स को अपनाना है। एज इज जस्ट ए नंबर। उम्र हर व्यक्ति की बढ़ती है, क्योंकि निश्चित ही है जो व्यक्ति या जो भी चीज़ इस दुनिया में आई है उसका जाना तय भी है। लेकिन यदि आप बढ़ती उम्र के अंदर भी युवा दिखना चाहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जीवन के अंदर कोई भी एक स्पोर्ट्स आपको अपनाना है, जिससे आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक हर तरह का विकास होगा। तो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए और बियॉन्ड बाउंड्रीज हमारे एपिसोड को रिच बनाने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। मुकेश जी जैसे गेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे और आपका प्यार मिलना रुकना नहीं चाहिए। यदि आपको इस तरह के एपिसोड अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आऊँ कमेंट में अवश्य लिखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।